नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। विनाशकाले विपरीत मौसम। सितंबर में उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक सैलाब काल की तस्वीरें देखकर अब यही सवाल उठ रहे हैं। सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। भारी बारिश के कारण कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। देश की राजधानी की रफ्तार भी धीमी हो गई है। साइबर सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम तो पूरी तरह से डूब गया है। तो पानी ने किस तरह से कोहराम मचाया हुआ है देश के अलग अलग हिस्सों में, ये आज हम आपको दिखाने वाले हैं। फिर बात करेंगे बीजेपी के मिशन 36 की। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद अब बीजेपी 2024 में अपने दम पर कमल खिलाने में जुट गई है। अमित शाह बिहार के 2 दिन के दौरे पर हैं और आज पूर्णिया में अमित शाह नीतीश और लालू के गठबंधन पर जमकर गरजे। इसके बाद बात होगी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव की। कांग्रेस का अध्यक्ष गैर गांधी परिवार से होगा। अब इसकी तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी है। अध्यक्ष पद की रेस में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे चल रहा है। और फिर बात होगी छापे से बौखलाई पीएफआई की। टेरर फंडिंग को लेकर पूरे देश में पीएफआई पर एनआईए के छापे के बाद केरल में बंद का आह्वान किया गया और वहां पर किस तरह से तोड़फोड़ हुई है, हिंसा हुई है बंद के नाम पर, वो भी आज हम आपको दिखाएंगे। तो सितंबर के महीने में इससे पहले इतनी ज्यादा बारिश कभी नहीं हुई थी। जाते जाते मॉनसून ने ऐसा कहर बरपाया है कि देश के करीब 10 राज्यों में अफरा तफरी मच गई है। दिल्ली एनसीआर में सड़कें सैलाब में डूब गई हैं। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी कर दिया है, यानी आने वाले 2-3 दिनों तक मॉनसून ऐसे ही कहर बरपाने वाला है। राहत नहीं मिलने वाली। मॉनसून अब जाने वाला है, लेकिन विदाई से पहले कहर बरपा रहा है। मॉनसून जाने से पहले अपने होने का एहसास आम लोगों को दिला रहा है। सितंबर के महीने में इससे पहले इतनी बारिश कभी नहीं हुई थी। यूपी से लेकर एमपी तक मॉनसून देश के 10 राज्यों में कहर बरपा रहा है। भारी बारिश के बाद कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश हो रही है। दिल्ली गुरुग्राम में बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भर गया है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, यानी जाते जाते आफत की बरसात होनी तय है। ये तो गवर्नमेंट की दिक्कत है ना, जो आपने अगर डैमेज होल बनाए, जिनसे अंडरपास बना रहे, तो इनका जो पानी ऊपर जमा हो रहा है, पानी इसको से निकालने का तो सुविधा करोगे आप। इसमें हमारे को बाइक चलाने में भी दिक्कत होती है और इस रोड पे ज्यादातर बारिश की वजह से पानी भर जाता है तो जाम लग जाता है, ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है काफी हमारे को। हाँ, ये देखिए पानी में कितना पानी भरा हुआ है। इतना गवर्नमेंट ने अच्छे अच्छे रोड बना दिए, सुप्रीम कोर्ट इतना अच्छा पूरा वीआईपी रोड है ये, फिर भी इतना पानी भरा हुआ है। बारिश के कारण कई जगहों पर सड़कें धंस गई हैं। लोगों को परेशानी से निजात दिलाने के लिए दिल्ली नगर निगम के अधिकारी लगातार जल निकासी में लगे हुए हैं। इंद्रदेव ने सैलाब का ऐसा कहर बरपाया है कि साइबर सिटी कहे जाने वाला एनसीआर का हाईटेक शहर गुरुग्राम डूब गया है। अंडरपास में पानी भर गया है। लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। गुरुग्राम में सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। कहीं बीच सड़क पर किसी की गाड़ी बंद हो गई तो किसी की बाइक डूब गई। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार से ही आफत की बरसात जारी है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2-3 दिनों तक भारी बारिश से एनसीआर के लोगों को निजात नहीं मिलने वाली है। दिल्ली में चंद घंटों की बारिश ने क्या आलम कर दिया है, आइए हम आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त खड़े हैं प्रगति मैदान के सामने। ये वो सड़क है जो दिल्ली हाई कोर्ट से दिल्ली
प्रगति मैदान को जोड़ती है। आप देख सकते हैं चंद घंटों की बारिश ने यहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या उत्पन्न कर दी है। अब मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, वो आपको सामने दिखा रहे हैं कि कैसे वाटर लॉगिंग के साथ में गाड़ियां लगातार उसमें डूब के आ रही हैं और एक गाड़ी सामने जो बंद भी हो चुकी है। वाटर लॉगिंग की समस्या अब धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है, जो धीरे धीरे ट्रैफिक जाम में भी तब्दील होती जाएगी, जिसको लेकर ट्रैफिक प्रशासन ने और ट्रैफिक ने कई व्यवस्था की थी, लेकिन उस व्यवस्था की पोल ये वाटर लॉगिंग और ये समस्या आपके सामने खोल रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। गुरुग्राम में सड़कें डूब गई हैं। एहतियातन गुरुग्राम में निजी संस्थानों के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है, क्योंकि भारी बारिश और सड़कों के समंदर में तब्दील होने के बाद सड़क जाम के साथ ही हादसे भी हो रहे हैं। तो ऊपर से जाओ ना यार। बारिश के चलते दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर भारी ट्रैफिक जैम देखने को मिला। जल जमाव के बीच राजधानी दिल्ली की कई प्रमुख सड़कों पर आज गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। मॉनसून के सितम से जनता त्रस्त है और जब देश की राजधानी बारिश से ठप हो जाए तो सवाल तो सिस्टम पर भी उठेगा। जब खुद को साइबर सिटी कहने वाला देश का हाईटेक शहर सैलाब में डूब जाए, सड़कें धंस जाएं, तो फिर सवाल तो सिस्टम पर भी उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सितंबर में सैलाब की तस्वीरों के बीच आपको वो रिपोर्ट भी बता दें जिसको मौसम विभाग ने जारी किया है। उसने देश के कई राज्यों को अलर्ट किया है। भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, असम, मेघालय, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि इन राज्यों में रहने वाले लोग आने वाले दिनों में सावधान रहें, क्योंकि यहां पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में चक्रवाती तूफान ने तबाही मचाई है। तूफान के तांडव से कई पेड़ उखड़ गए, सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई। तूफान इतना भयानक था कि एक पेड़ मंदिर पर गिर गया, जिससे मंदिर का भवन भी क्षतिग्रस्त हो गया। गांव वालों ने इस तूफान को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। इस दौरान सैकड़ों पक्षियों की मौत भी हो गई। प्रशासनिक अधिकारी तूफान से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के आगरा में लगातार बारिश की वजह से जल भराव की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। लगातार हो रही बारिश से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। स्कूलों में पानी भर गया है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोग घर में कैद रहने के लिए मजबूर हैं। और बारिश के अलर्ट के बीच यूपी में झमाझम बारिश ने धान की फसल करने वाले किसानों को जहां राहत पहुंचाई है, तो वहीं लोगों के लिए कई जगहों पर मुसीबत भी बनकर आई है। आगरा में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव हो गया। वहीं एतमादपुर में एक सरकारी स्कूल भी डूब गया। बच्चे जब वहां स्कूल पहुंचे तो वहां पर पानी में उछल कूद करने लगे और इसकी तस्वीरें भी सामने आईं। आगरा के एतमादपुर तहसील के गढ़ी रामबक्स गांव के प्राथमिक स्कूल की हम जानकारी आपको दे रहे हैं। और वैसे आप देख ही रहे हैं सड़कों पर कितना बुरा हाल है और हर जगह ये झमाझम बारिश जो अपने साथ आफत लेकर आई है। ये जो स्कूल का जो मैं जिक्र कर रही थी उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ऐसे में जो बच्चे हैं वो वहाँ पर मौज मस्ती करते हुए। और अब आपको अलीगढ़ लेकर चलते हैं, जहां भारी बारिश की वजह से एक मकान गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक ही परिवार के 9 लोग दब गए, जिनको स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। अलीगढ़ में देर रात करीब 3 बजे के आसपास ये बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि पिछले 5 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों के घरों से लेकर सड़कों तक अगर कुछ नजर आ रहा है तो पानी ही पानी। वो तुम्हारी की और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। भारी बारिश की वजह से बड़ा हादसा हुआ। यहां 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। ये हादसा आपको बता दें सहारनपुर देहरादून हाईवे पर मुहंड के पास हुआ। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई
मृतक व्यक्ति उत्तराखंड पुलिस का सिपाही बताया जा रहा है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में झमाझम बारिश के बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जिसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के सतना, रीवा, बालाघाट, सिवनी, देवास, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरा, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शाजापुर, श्योपुर कलां, दतिया में बारिश हो सकती है। सितंबर के महीने में भी मध्य प्रदेश में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। राजधानी में मौसम सुहाना है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं राजधानी की। साथ ही साथ अगर हम जिक्र करें तो येलो अलर्ट जारी किया गया है ग्वालियर चंबल संभाग के लिए और बुंदेलखंड संभाग के लिए। जैसी जानकारी है मौसम विभाग की, उसके मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का जो क्षेत्र है वो ग्वालियर चंबल पहुंच चुका है, जिसके वजह से वहां पर झमाझम बारिश हो रही है। साथ ही साथ ट्रफ लाइन जो है पूरे इस इलाके से गुजर रही है और यूपी से सटा जो इलाका है टीकमगढ़ का, बुंदेलखंड का, वहां पर झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। आज का दिन और कल का दिन बहुत अहम है। 10 जिले ऐसे हैं जहां पर बहुत तेज बारिश हो सकती है, जिसमें गुना, शिवपुरी, आगर, ग्वालियर, टीकमगढ़ और ये तमाम जो इलाका है, इस बेल्ट के जो जगह हैं वहाँ पर झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन के बाद बारिश से राहत मिल सकती है। कैमरा पर्सन इरफान अली के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24, भोपाल। और अब आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां अखिलेश यादव 2024 की तैयारी में जुट गए हैं और विधानसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद अखिलेश का आजम प्रेम एक बार फिर से जाग उठा है। हालांकि बीजेपी इसे आजम प्रेम नहीं बल्कि मुस्लिम वोट बैंक प्रेम बता रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में एक तो अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल पड़े थे, तो दूसरी तरफ आजम खान के मुद्दे को जोर शोर से नहीं उठाने पर मुस्लिम मतदाता नाराज थे। लेकिन अब अखिलेश आजम के बहाने उन्हें एक बार फिर से अपने पाले में करने में जुट गए। 2022 में जो गलती हुई उसे 2024 में नहीं दोहराने की कसम अखिलेश यादव खा चुके हैं। विधानसभा चुनाव में जो गलतियां हुई उससे लोकसभा चुनाव में तौबा करने की तैयारी में है अखिलेश। विधानसभा चुनाव में सॉफ्ट हिंदुओं के रास्ते पर चलकर हिंदुओं को रिझाने वाले अखिलेश यादव अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से मुस्लिम राजनीति पर उतर आए हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। और मुसलमानों को अपने पाले में करने के लिए अखिलेश का आजम प्रेम एक बार फिर जाग गया है। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर आजम खान को परेशान करने का आरोप लगाया है। यूपी और अपने 12 विधायकों के साथ अखिलेश यादव की राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात हुई। गवर्नर उत्तर प्रदेश से मिलकर के आया हूं और आदरणीय आजम खान साहब के साथ जो लगातार अन्याय हो रहा है और लगातार जो झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं उनको लेकर के जानकारी दी है और हमने आग्रह किया है कि आपके माध्यम से न्याय मिल सकता है। आदरणीय गवर्नर उनसे यही कहा है कि लगातार सरकार आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार पर झूठे मुकदमे लगा रही है और झूठे मुकदमे लगा करके वो जेल में रहें, वो जहां बीमार हैं, कोविड में उनके साथ जो इलाज हुआ, लगातार तकलीफ परेशानी में रहे, जेल में रहना पड़ गया उनको। इसलिए हमारा निवेदन था कि सरकार से कहें आदरणीय गवर्नर कि सरकार अन्याय उनके साथ न करे। अभी कुछ दिन पहले पुलिस का बुलडोजर आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी पर चला है और जौहर यूनिवर्सिटी से खुदाई में जो सामान मिला है उससे आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। पहले ये जान लीजिए कि जौहर यूनिवर्सिटी से पुलिस को क्या मिला और फिर अखिलेश के आजम प्रेम को समझिएगा। दरअसल जौहर यूनिवर्सिटी से नगर निगम की चोरी की गई सफाई की मशीन के साथ ही मदरसा औलिया से चोरी की गई किताबें भी मिली हैं।
ये आजम खान एंड फैमिली की मुश्किलें बढ़ाने वाला है और अखिलेश को एक बार फिर से 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आजम के जेल जाने का डर सता रहा है। उनका पैदल उनको जब से जनता ने किया, उनका थोड़ा पैदल चलने का स्वभाव हुआ है। साइकिल से जनता ने उतार दिया है, तो पैदल चल रहे हैं तो चलें, अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। कानून व्यवस्था दुरुस्त है और कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, हो रही है और होती रहेगी। विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव पर सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ ही आजम को जेल में सड़ने के लिए छोड़ देने का अखिलेश पर आरोप लगा था। इसका खामियाजा मुस्लिम वोट को खोकर उनको चुकाना पड़ा। लेकिन एक बार फिर अखिलेश यादव 2024 में मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने में जुट गए हैं और आजम प्रेम के पीछे उनकी मुस्लिम राजनीति ही छिपी नजर आती है। विधानसभा चुनाव में राजभर के साथ अखिलेश पूर्वांचल को साधने में जुटे थे, लेकिन मुसलमानों की नाराजगी के कारण जयंत चौधरी के साथ गठबंधन के बाद एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का जादू पश्चिमी यूपी में नहीं चल पाया और ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। समाजवादी पार्टी के नेता को अहंकार हो गया है, समाजवादी पार्टी के नेता को अहंकार हो गया है। अब बढ़िया से पंगा ले लिया ओम प्रकाश राजभर से। अगर 47 से 125 पहुंचा सकता हूँ तो 125 से फिर 45 पर लाके प्राप्त और जितना माल हो देते रहो, जितना माल हो उतना देते रहो। हमारे पास माल की कमी नहीं है। आप देख लेना, ये जो सावधान यात्रा 1 महीने की है, डंके की चोट पे कहता हूँ, न भूतो न भविष्य, इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम धरती पर कोई नहीं कर पाएगा। बहरहाल राज्य कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, सब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपने अपने पासे फेंक रहे हैं। अखिलेश यादव एक बार फिर से साइकिल को लखनऊ से दिल्ली दौड़ाने की तैयारी में है, लेकिन साइकिल कितनी दौड़ती है ये तो जनता 2024 में ही बताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, कांग्रेस का बॉस कौन होगा, इसको लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 5 नाम सामने आए हैं, लेकिन राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का नाम सबसे ऊपर है। हालांकि G23 गुट के नेता मनीष तिवारी के साथ 3 और नेता अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये प्रस्ताव पास कर रही है कि आपको अध्यक्ष बनना चाहिए, तो फिर आप उचित रूप में आप स्वीकार कीजिए। तो मैंने भी काफ़ी बातचीत करने की कोशिश करी, पर वो इस बात के लिए वो कह रहे हैं हमने एक बार फैसला कर लिया कि एक बार कोई गांधी फैमिली का व्यक्ति हम गांधी, ये उन्होंने स्पष्ट कह दिया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के इस बयान से अब साफ हो गया है कि न तो राहुल गांधी और न ही गांधी परिवार से कोई भी सदस्य अध्यक्ष बनने जा रहा है। सवाल यह है कि अगर गांधी परिवार से कोई कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनेगा तो फिर अध्यक्ष कौन बनेगा। कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस में कई नेता शामिल हैं। इसमें राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ भी इस रेस में शामिल हैं। इनके अलावा G23 गुट के नेता और सांसद मनीष तिवारी भी इस रेस में शामिल हैं। लेकिन इन सब नामों के बीच अध्यक्ष पद को लेकर जिनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है वो नाम है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का। अभी मुझे 2 जिम्मेदारी दी गई है जी। एक गुजरात की जी, एक राजस्थान मुख्यमंत्री की जी। वो मैं निभा रहा हूँ ईमानदारी से कुछ निष्ठा के साथ में जी। कांग्रेस अध्यक्ष की बात जो है चल रही है, आपके मीडिया के अंदर चल रही है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। चुनाव डिक्लेयर हो रहे हैं, उसके बाद में चुनाव में 28 वर्गीय में क्या फैसला होता है उसका इंतजार कीजिए आप लोग। राहुल गांधी को आज में उठाएंगे, वो बनेगा, ये मेरा प्रयास जारी रहेगा।
कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पार्टी की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले नेता 24 से 30 सितंबर तक अपना नामांकन करेंगे और 17 अक्टूबर को चुनाव होगा और कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा इसका ऐलान 19 अक्टूबर को किया जाएगा। करीब 24 साल बाद कांग्रेस को गांधी परिवार से इतर नया कांग्रेस अध्यक्ष मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बिहार में बीजेपी को झटका लगने के बाद और महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अब बीजेपी खुद को संभालने में जुट गई है। अब बीजेपी की तैयारी हो रही है 2024 के रण की। अमित शाह ने पूर्णिया में एक विशाल रैली को संबोधित कर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। मिशन 36 पर बिहार गए अमित शाह की नजर सीमांचल के इलाके में कमल खिलाने पर है। पूर्णिया में अमित शाह नीतीश और लालू यादव पर खूब जमकर गरजे। बिहार में बहार बा नीतीश कुमार बा, इस नारे को बदलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में डेरा डाल दिया है। अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं। सीमांचल में 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया जा चुका है। लोकसभा चुनाव में अभी 2 साल हैं, लेकिन बीजेपी बिहार से नीतीश और लालू यादव की जोड़ी को साफ करने के लिए अभी से मैदान में उतर गई है। अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है और अमित शाह ने पूर्णिया में एक विशाल रैली को संबोधित कर मिशन 36 की शुरुआत कर दी है। पूर्णिया में अमित शाह ने नीतीश और उनके साथी और उनके नए साथी की पूरी बखिया उधेड़ कर रख दी। शाह ने जब बोलना शुरू किया तो नीतीश के धोखे से लेकर लालू के जंगल राज तक की याद जनता को दिला दी। सीमांत जिलों में जब आया हूं तब लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द आ रहा है। वो कह रहे हैं कि झगड़ा लगाने आएंगे, वो कह रहे हैं कि कुछ करके जाएंगे। भाई झगड़ा लगाने के लिए मेरी जरूर नहीं है लालू जी, आप पर्याप्त हो झगड़ा लगाने के लिए। आपने पूरा जीवन एक काम किया है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से बिहार में क्राइम का आंकड़ा बढ़ा है। चाहे पटना में छात्रों को गोली मारने की घटना हो या फिर बेगूसराय में बेगुनाहों को गोली से भूनने का मामला हो, बीजेपी किसी भी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। अब बीजेपी चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि नीतीश ने बिहार को एक बार फिर से लालू के जंगल राज में पहुंचा दिया। बेनिफिट ऑफ डाउट लिया है, अब जान गए हैं इस बार चुनाव में ना लालू की पार्टी आएगी ना आपकी पार्टी आएगी। बिहार में खिलेगा तो केवल मोदी जी का कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। नीतीश के पलटी मारने के बाद और बिहार की सत्ता से बीजेपी के बाहर होने के बाद अब बीजेपी बिहार को लेकर एक्टिव हो गई है। बीजेपी बिहार में अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। और मिशन 36 को लेकर ही अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं। सीमांचल मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और बीजेपी की नजर इन इलाकों पर ही टिकी हुई है। 2014 और 2019 में हार चुकी सीटों को बीजेपी 2024 में जीतकर बिहार के साथ ही दिल्ली में एक नया इतिहास लिखने की कोशिश में है। और यही कारण है कि जब शाह पूर्णिया में गरजे तो लालू के चारा घोटाले से लेकर नीतीश के धोखे से भी लोगों को सतर्क कर दिया। नीतीश बाबू 8 साल पहले की बात मैं याद कराना चाहता हूं। 14 में भी यही किया था। लोकसभा की 2 सीटें रह गई थी आपकी, कहीं के न रहे थे, न घर के रहे थे, न घाट के रहे थे। ये लोकसभा का चुनाव 24 का आने दो। मैं कहता हूं ये लालू नीतीश की जोड़ी के बिहार की जनता
सुपड़ा साफ करने वाली है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और 2019 में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और 40 में से 39 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी 17, जेडीयू 16, एलजेपी 6, आरजेडी को 0 सीटें मिली थी। लेकिन नीतीश और लालू की नई दोस्ती के बाद अब बीजेपी बिहार में अपने दम पर 36 सीटें जीतने की तैयारी में जुट गई है। शाह के बिहार दौरे को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। तेजस्वी ने अमित शाह पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। तो दिल्ली तक पहुंचना है तो रास्ता तो यूपी और बिहार से होकर ही गुजरता है और इसी मिशन में जुट गई है बीजेपी। पूरी दुनिया में दहशत फैलाने वाला खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस कर्नाटक को भी दहलाने की साजिश रच रहा था। आईएसआईएस के लिए काम करने वाले शिवमोगा के रहने वाला शारिक, माज और यासीन अपने ही सूबे में ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे। इससे पहले कि कर्नाटक में कोई धमाका होता, पुलिस ने कर्नाटक के दिल पर धमाके करने के लिए इन तीनों ने बाकायदा धमाके करने की ट्रेनिंग ली थी कि कैसे कर्नाटक में ब्लास्ट करने हैं। पुलिस के मुताबिक आईएसआईएस से जुड़े तीनों ने अमेज़न से टाइमर और बम बनाने का बाकी सामान खरीदने के बाद कुछ धमाकों को अंजाम भी दिया था। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि धमाके का सामान जुटाने के लिए शारिक, माज और सैयद यासीन ने क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट किया। भारत विरोधी गतिविधियां करने वाले इन आईएसआईएस समर्थक तीनों लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान किया था। कर्नाटक में आईएसआईएस टेरर मॉड्यूल का खुलासा जब पुलिस ने किया तो पूरा देश सख्ती में आ गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पता चला कि शारिक, माज और सैयद हाईली रेडिकलाइज्ड हैं। पुलिस के मुताबिक शारिक, माज और सैयद अंग्रेजी में मिली आजादी को आजादी नहीं मानते। उनके मुताबिक भारत तब आजाद होगा जब यहाँ शरिया कानून लागू होगा। आईएसआईएस के इशारों पर काम करने वाले इन तीनों के पास जो सामान बरामद हुआ उसे देखकर कोई भी दहशत में आ सकता है कि अगर पुलिस इन तीनों को नहीं पकड़ती तो कर्नाटक में कोई भी बड़ा हादसा होना तय था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शारिक, अहमद और सैयद यासीन के और उनके रिश्तेदारों के घर समेत शिवमोगा, मंगलुरु और तीर्थहल्ली में 11 जगहों पर तलाशी ली तो पुलिस को बम बनाने का सामान और बम बनाने की विधि के दस्तावेज मिले। इसके अलावा तीनों के ठिकाने से 14 मोबाइल, 1 डोंगल, 2 लैपटॉप, 1 पेन ड्राइव और इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद हुआ। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल इन तीनों आरोपियों के पास से सुरक्षा जांच एजेंसियों को आधे जले राष्ट्रीय ध्वज समेत कुछ भड़काऊ दस्तावेज भी मिले हैं। मतलब इन तीनों के पास उसी तरह के दस्तावेज बरामद हुए हैं जो आईएसआईएस के आतंकी अपने पास रखते हैं। मतलब ये तीनों आईएसआईएस के आतंकियों के नक्शे कदम पर चल रहे थे और कर्नाटक में बड़े बम ब्लास्ट का प्लान कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर कैसे इन तीनों ने मिलकर कर्नाटक में ब्लास्ट की प्लानिंग बनाई। पुलिस के मुताबिक सैयद यासीन पीयूसी की पढ़ाई कर रहा था। उसी दौरान यासीन की मुलाकात माज मुनीर अहमद से हुई जो उसके साथ पढ़ रहा था। यासीन ने माज मुनीर अहमद की मुलाकात शारिक से करवाई और तीनों मिलकर जिहाद की बातें करते और भारत में शरिया कानून लागू करने की प्लानिंग करते थे। शारिक ने जिहाद से जुड़ी फाइलें, वीडियो, ऑडियो और उनके चरमपंथ, कट्टरवाद, आईएसआईएस के कामों और दूसरे आतंक से संबंधित लिंक यासीन और माज को टेलीग्राम, सिग्नल, इंस्टाग्राम, मैसेंजर ऐप के जरिए भेजने शुरू किए और धीरे धीरे इन्होंने आईएसआईएस से संपर्क किया और आईएसआईएस आतंकियों के इशारों पर काम करने लगी। लेकिन आतंक के खिलाफ मोदी सरकार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऑपरेशन चला रही है, जिससे भारत में आतंक की जड़ें उखड़ रही हैं।
कर्नाटक पुलिस ने कुछ दिनों पहले जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, शारिक, साज और यासीन, उनसे 7 दिन की जो पुलिस कस्टडी के दौरान जो अभी जो पूछताछ हुई है उसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। इनका सीधा लिंक ISIS से पाया गया है। पुलिस ने अपनी पूछताछ में ये भी पाया है कि इनके पास पूरी बम बनाने की विधि थी और इस बम बनाने की विधि के अलावा ये बम बना भी चुके थे छोटे लेवल का, जिसपे ये ट्रायल भी कर चुके थे इसका विस्फोट करके। शिवमोगा में अभी भी इससे पूछताछ चल रही है। और सबसे बड़ी बात है, इनके पास से जो लैपटॉप, इसके अलावा 2 लैपटॉप मिले हैं और पेन ड्राइव मिले हैं, इसके अलावा 14 मोबाइल मिले हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो ये बता रही हैं, इसके अंदर तमाम बता रही कि इनकी तैयारी अच्छी खासी थी। इनके आका जो हैं वो कहीं बाहरी कंट्री में बैठ के इनको गाइड कर रहे थे और तमाम तरीके के इनके पास जो है जानकारियाँ पूरी तरीके से समय समय पर आ रही थी। और आपको ये भी बताना जरूरी है यहाँ पर कि आपको याद होगा कि जुलाई में जो 2 गिरफ्तारियां हुई थी, एक हुई थी बैंगलोर से और दूसरी हुई थी तमिलनाडु से। और एक और बात, जो शिवमोगा पुलिस ने जो जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, शारिक, साज और यासीन, इनमें NIA भी इनसे पूछताछ कर रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से NIA ने पिछले दिनों में जो छापे मारे हैं और इसके अलावा जो जानकारी NIA के पास मौजूद है, जो पूरा लिंक है इनका, इंटरलिंक, जो टेरर फंडिंग की ट्रेलिंग है, वो सबसे कहीं ना कहीं और बड़े खुलासे हो सकते हैं। मोदी जी सरकार की विशेषताओं में जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, जीरो टॉलरेंस टू इनएफिशिएंसी और जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म है। और ये तीनों का परिणाम आज आप देश में देख रहे हैं। अर्थव्यवस्था आगे इसलिए बढ़ रही है, एक क्लीन अप हो गया है सिस्टम, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है और आतंकवाद के ऊपर पूरा नियंत्रण लेने के लिए दृढ़ता से काम हो रहा है। कश्मीर से लेकर आज केरला तक आतंकवाद पर शिकंजा कसने का एकदम हिम्मत के साथ कार्रवाई हो रही है। 15 अगस्त को वीर सागर को लेकर हुए एक पोस्टर विवाद के बाद शिवमोगा में जमकर बवाल हुआ था। इसी दौरान एक हिंदू युवक प्रेम सिंह पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ था। इसी मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, शारिक नाम के एक शख्स की भूमिका का खुलासा हुआ और फिर उससे उसके सहयोगी माज और यासीन का नाम सामने आया। माज और यासीन 2020 में मंगलुरु ग्रेफिटी मामले में अरेस्ट होने के बाद जेल गए थे और इस तरह पुलिस ने ISIS के लिए काम करने वाले शारिक, माज और यासीन को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो भले ही आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद वहां आतंकियों के खिलाफ अभियान काफी तेज हो गया है और इसी का नतीजा है कि आज कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में भारी कमी आई है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खात्मे पर DGP दिलबाग सिंह ने मुहर लगाते हुए कहा कि अब ये पुराने जमाने की बात लगती है, क्योंकि अब जामा मस्जिद श्रीनगर और कश्मीर के हालात पहले से कई गुना बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो हमेशा से हुर्रियत और जमात के साए में वैली में आतंक की गंदगी फैलाने का काम कर रहा था, वो अब उसका ख्वाब भर है। अब हर व्यक्ति देश के साथ है, देश के खिलाफ नहीं। लोगों ने यहाँ अपनों को खोया है, लेकिन अब बच्चे हों या नौजवान, उन्हें अपना भविष्य प्यारा है। उन्हीं की मदद से शांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। नौजवानों का अब स्पोर्ट्स की तरफ रुझान है और कश्मीर के लोग अब शांति चाहते हैं। सिक्योरिटी मेजर इसी तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो अमन का माहौल बना है उसको और पुख्ता किया जाए। हम लोग जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज, उस पर चर्चा करते हैं और हम इसी मिशन के लिए आगे बढ़ने के लिए उस पर चर्चा हुआ था। PFI पर हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई के विरोध में PFI के कार्यकर्ता हिंसक प्रदर्शन पर उतर आए हैं। केरल में बंद के ऐलान के साथ ही देश के कई हिस्सों में PFI के कार्यकर्ताओं ने हिंसक प्रदर्शन किया। कहीं पेट्रोल बम फेंके गए तो कहीं गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। PFI पर एक साथ हुई इतनी बड़ी कार्रवाई को लेकर अब सियासत भी काफी तेज हो चुकी है। हिंदुस्तान में आतंक की सबसे बड़ी प्रयोगशाला यानी PFI पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन हो रहा है। NIA और ED ने मिलकर PFI के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी की हुई है और इससे पूरे देश में PFI की बुनियाद के पाए हिल गए हैं।
हम लोग चाह रहे थे कि ये प्रोटेस्ट पीसफुली हो, हम लोग हमारा मैसेज दे सके, हमारी लड़ाई। एनआईए ने करीब 14 से ज्यादा राज्यों में पीएफआई के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की। कल से शुरू हुई छापेमारी आज भी जारी रही। एनआईए ने आज उत्तर प्रदेश, असम, केरल और कर्नाटक में पीएफआई के 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। कल हुई छापेमारी में गिरफ्तार आरोपियों के इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। यूपी के कानपुर में हुई पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी का सूफी खानका एसोसिएशन ने स्वागत किया है। एनआईए की टीम के द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पीएफआई के 20 से अधिक ठिकानों पर फंडिंग के संबंध में छापामारी की गई है। सूफी खानका एसोसिएशन एनआईए की इस कार्रवाई का स्वागत करता है। सूफी खानका एसोसिएशन पिछले कई सालों से लगातार पीएफआई की चरमपंथी और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाली कार्रवाइयों के खिलाफ अखिल भारतीय स्तर पर प्रदर्शन और विरोध करता चला आ रहा है। सूफी खानका एसोसिएशन के द्वारा ईडी को भी प्रार्थना पत्र लिखे गए और तमाम बार गृह मंत्रालय में प्रार्थना पत्र लिखे गए ताकि ऐसे चरमपंथी संगठन को जो देश में कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा है और उसके पीछे उसकी मानसिकता ये काम कर रही है कि किसी भी तरह से येन केन प्रकार खिलाफतवादी व्यवस्था को भारत में लागू कर सके और भारत का लोकतांत्रिक ढांचे को समाप्त करके एक ऐसी आतंक की हुकूमत कायम की जाए जैसी कि तालिबान हुकूमत करता है। एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई से पूरे देश में पीएफआई के कार्यकर्ता हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। केरल में पीएफआई कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल बम से भी हमले किए। एनआईए की छापेमारी के विरोध में पीएफआई ने आज केरल में बंद का ऐलान किया था। केरल के कुन्नूर में पीएफआई समर्थकों ने कुछ जगहों पर वाहनों में तोड़फोड़ की और इसी के साथ दुकानों को भी अपना निशाना बनाया, जिस सब के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। महाराष्ट्र के पुणे में भी प्रदर्शन कर रहे 40 पीएफआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। एनआईए के एक्शन के खिलाफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी पीएफआई का प्रदर्शन देखने को मिला। एनआईए ने पीएफआई को पूरे देश से उखाड़ फेंकने वाला ऑपरेशन चलाया। बेहद सीक्रेट तरीके से प्लान किए गए इस ऑपरेशन ने पीएफआई की कमर तोड़कर रख दी। 15 राज्यों में 113 ठिकानों पर छापे मारे गए। इसमें केरल से लेकर दिल्ली, यूपी तक एक्शन हुआ। पीएफआई के दफ्तरों को सील किया गया, दस्तावेज जब्त किए गए और इस पूरे मामले में पीएफआई के नेताओं समेत 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये शिकंजा इसलिए कसा गया क्योंकि पीएफआई पर टेरर फंडिंग के आरोप लग रहे हैं। टेरर फंडिंग के आरोप में पीएफआई पर हो रही कार्रवाई के समर्थन में कई नेता उतर कर आए। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का कहना है पीएफआई देश के खिलाफ कोई काम नहीं कर रही। तो जैसे और पार्टियां हैं हिंदुस्तान में, बहुत सी बातें, कुछ मजहबी हैं, कुछ सियासी हैं, कुछ वैसी हैं, तो इसी तरीके से ये जो पार्टी है, ये पॉपुलर ऑफ इंडिया क्या कहलाती है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, इसका नाम पीएफआई। तो ये भी अपनी एक पार्टी है, इनका एक मिशन है। बहरहाल इनका मिशन कोई गवर्नमेंट के हिंदुस्तान के मिशन के खिलाफ तो है नहीं। बहरहाल वो भी पावर में अपने कुछ मसाइल हैं, उनको मसाइल को रखकर उनको मनवाना चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रहा है तो उनको उनके लिए वो रास्ता तलाश कर रहे हैं। तो अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उनको गद्दार क्यों समझा जा रहा है? उनको जैसे और पार्टियां चल रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एतबार से अगर ये पार्टी भी अपना काम कर सकती है तो उसको काम करने दें, और कानून के खिलाफ कोई बगावत का कोई मामला हो तो उसको देखें। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके उसमें कोई बगावत तो नहीं है। पीएफआई पर हो रही कार्रवाई का समर्थन करते हुए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का कहना है कि केरल में पीएफआई सक्रिय है और राज्यपाल के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करूंगा।
पीएफआई पर हो रही कार्रवाई को लेकर बीजेपी का कहना है कि पीएफआई देश का सबसे बड़ा कट्टर इस्लामिक संगठन है, जिसका उद्देश्य देश में इस्लाम को बढ़ाना है और ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में एक साथ पीएफआई पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। इसके लिए बीजेपी सांसद ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद बोला है। देखिए, मुझे लगता है कि एनआईए के द्वारा जो देश की सुरक्षा के विषयों को ध्यान में रख कर के कार्रवाई की जा रही है और उस कार्रवाई के बाद जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और उसके बाद जो इस प्रकार का कहीं पर भी कोई विरोध की बात खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, यह अलग अलग प्रकार से प्रयास है जो नहीं होना चाहिए। अगर देश की सुरक्षा के लिए कोई खतरा होगा, वो चाहे पीएफआई हो या अथवा कोई और संगठन हो, तो उसकी जांच करना, उसके जो अंदर गड़बड़ लोग हैं उनको पकड़ना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये एनआईए का और अधिकार है। लोगों को बांटना, समाज को बांटना रहा है। कई जो देश विघातक जो कार्रवाई है उसमें उनके सदस्य जो सम्मिलित पाए गए हैं। जो सिमी थी, सिमी के बैन होने के बाद, उस पर पाबंदी लगने के बाद उसके काफ़ी लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में आ गए। जिस प्रकार से इनकी कार्रवाई चल रही है, अपने लोगों को इकट्ठा करके युवाओं को ट्रेनिंग दे करके, उसे सब ये लगता है कि ये देश के खिलाफ जो काम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो, क्योंकि पूरे देश के अंदर कार्रवाई हुई है, हमारे एनआईए ने, ईडी ने और स्टेट पुलिस ने सबने मिल कर के काम किया है। और जैसे मालूम चला है कि लगभग 11 राज्यों में आज जगह जगह रेड्स हुए हैं। उसके लिए मैं देश के बहुत यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का मैं धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं। कैसे देखते हैं? देश की आंतरिक सुरक्षा एवं देश के नागरिकों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक सराहनीय कदम है। कानून स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहा है और देश की 11 प्रदेशों की और केंद्र की सरकार ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है और देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए की है। मैं इस कदम को उचित कदम मानता हूं और इसकी सराहना करता हूं। पूरे देश में पीएफआई के खिलाफ हो रही कार्रवाई का स्वागत हो रहा है, लेकिन कांग्रेस इसमें भी अपनी सियासत चमकाने में लगी हुई है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का कहना है कि बीजेपी बजरंग दल पर कार्रवाई क्यों नहीं करती।